Hey everyone, so I am Aditi Sharma and welcome to Edu Science Learning Point channel. And in this video we will discuss about the structure of a DNA or deoxyribose nucleic acid or the Watson-Crick model. And before moving on to the topic, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ डीएनए एंड व्हाट डीएनए रेफर्स टू. ठीक है, अब डीएनए जो है, डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड. और आपको पता है कि डीऑक्सीराइबोस क्या है, एक शुगर है. ठीक है, अब शुगर प्लस न्यूक्लिक मतलब हमारे पास जब शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं तो ये जो है पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है. ठीक है, मिलियन ऑफ ट्रिलियन ऑफ जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो जुड़े हुए हैं, जो कि ये पूरा एक लैडर वाला स्ट्रक्चर हमारा डीएनए बना रहे हैं. ठीक है, और एक सिमिलर वर्ड होता है आरएनए. आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोस न्यूक्लिक एसिड. उसमें और डीएनए में क्या फ़र्क होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे. पहले हम बात करेंगे डीएनए के बारे में, सिंपल उसका स्ट्रक्चर कैसा है. ठीक है, उसके अंदर वो किस किस चीज़ों से बना हुआ है. ठीक है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम पढ़ेंगे, कहाँ की बैकबोन है, ये सब हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो हमें पता है कि मैंने अभी बताया कि न्यूक्लियोटाइड से बना होता है. ठीक है, काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ. ठीक है, और ये पूरा हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे अब ये जो आपको हेलिक्स ये जो कर्व्स दिख रहे हैं, ठीक है, हेलिकल ये स्पाइरल कर्व्स से दिख रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या है, ये किससे बने हैं, ये हमारे शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप से बने हुए हैं. ठीक है, ये क्या बना रहे हैं, एक रीढ़ की हड्डी बना रहे हैं. जैसे ह्यूमन का होता है वैसे इसकी मतलब जो रीढ़ है ना वो बना रहे हैं, ये बैकबोन फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, अब इन साइड पे क्या मैंने आपको बताया न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज़ों से बना होता है, शुगर, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजीनियस बेसिस. तो अब नाइट्रोजीनियस बेसिस कहाँ लगे होंगे, अंदर लगे होंगे, जैसे कि ये शो कर रहा है यहाँ पे. ठीक है, अंदर शो हो रहा है. ये सब क्या है, ये नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं. ठीक है, अब अगर हम बात करें नाइट्रोजीनियस बेसिस की तो हमारे पास मेजरली 5 नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल. ठीक है, यूरासिल मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप प्लीज़ इसे मेंशन कर लें. एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल. और अगर मैं और डीप में जाऊँ तो नाइट्रोजीनियस बेसिस हमारे 2 टाइप के होते हैं, उसके बाद ही आगे बाइफरकेटेड होते हैं. जो नाइट्रोजीनियस बेसिस है वो 2 टाइप के हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स. ठीक है, अब प्यूरिन्स क्या है, प्यूरिन्स में क्या क्या आ जाता है, एडेनिन प्लस गुआनिन आ जाएगा. ठीक है, और पायरिमिडीन क्या में क्या आ जाएगा, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल. अब मैंने आपको क्या कहा था कि मैं बताऊंगी डीएनए और आरएनए का डिफरेंस. तो डीएनए और आरएनए में सिर्फ एक यूरासिल का डिफरेंस है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमेशा एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ बाइंड करता है इन केस ऑफ डीएनए. बट व्हाट हैपन इन द केस ऑफ आरएनए, आरएनए में क्या होता है, थाइमिन की जगह रिप्लेस हो जाती है यूरासिल से. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्लियर हुआ कि नाइट्रोजीनियस बेसिस आर ऑफ 2 टाइप्स. फर्दर टाइप्स प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स. प्यूरिन्स इंक्लूड एडेनिन एंड गुआनिन एंड वेयर एज द पायरिमिडीन इंक्लूड साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल. ओके, सो अगर हम बात करें इसके बॉन्ड्स की, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बात की कि बाहर क्या है, जो इसकी बैकबोन है वो किससे बनी है, शुगर प्लस फॉस्फेट से, और इनसाइड जो है नाइट्रोजीनियस बेसिस है. अब देखो इनमें क्या होगा, कुछ ना कुछ तो बॉन्ड होगा ना जो इन दोनों को स्टेबलाइज कर रहा है, जो इनको जकड़ के रखा हुआ है. अब जो बाहर को बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. ठीक है, इसको आप प्लीज़ मार्क कर ले, स्टार मार्क है. ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा बॉन्ड होता है. ठीक है, क्योंकि 2 बॉन्ड है यहाँ पे. अब जो बैकबोन पे बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्योंकि एस्टर लिंकेज होगी इसमें. ठीक है, एस्टर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. ठीक है, तो एस्टर लिंकेज कहाँ पे होगी, हमारे बैकबोन में. और इनसाइड पे कौन से बॉन्ड होंगे, इनसाइड पे हमारे पास बॉन्ड होंगे एच बॉन्ड्स. ठीक है, इस ये भी बहुत स्टार मार्क है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए. एच बॉन्ड्स होते हैं इनसाइड. ठीक है,
अब एच बॉन्ड जो है अब वेरी करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के अकॉर्डिंगली ये वेरी करते हैं। जब एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है तो ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स की हेल्प की किसकी मदद से जुड़ता है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से ये आपस में जुड़ते हैं। और ग्वानिन और साइटोसिन की बात करूँ तो वहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ये जुड़ते हैं आपस में। तो आप देख सकते हैं कि मतलब कि ये डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो कितने ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है, इनको तोड़ पाना कितना मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने बात कर लिया, बॉन्ड्स की बात कर ली। अब हम बात करेंगे इसके डायमेंशंस की कि कितनी कितनी डायमेंशंस हैं इनकी। तो पर एक हेलिक्स जो होगा, कोई भी एक हेलिक्स जो होगा उसमें कितने बेस पेयर्स होंगे? इट कंसिस्ट ऑफ 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर उसमें लाई करेंगे विद इन 1 हेलिक्स, ठीक है, एक हेलिक्स में। और अगर हम बात करें पूरे एक हेलिक्स की थिकनेस की तो कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और 34 एंगस्ट्रॉम को आप 3.4 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। अब 34 एंगस्ट्रॉम यू नो 10⁻⁻10 मीटर, और नैनोमीटर यू नो 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें, अब देखो हमने पूरा इसका एक हेलिक्स का तो डिस्टेंस मेजर कर लिया। अब हमने 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच का भी डिस्टेंस मेजर करना है, तो वो कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम, और जिसे हम लिख सकते हैं 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। और अगर मैं 2 स्ट्रैंड्स की बात करूं तो 2 स्ट्रैंड्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास होगा 20 एंगस्ट्रॉम, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 2 नैनोमीटर, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगी इसकी पोलैरिटी की, ठीक है। ये मैंने जो 3-5 लिखा है या 3-5 लिखा है, ये किस बेसिस पे लिखा है और कैसे लिखा है? देखो हमेशा यहाँ पर डीएनए के केस में क्या होता है कि हमारे पास 2 स्ट्रैंड, मतलब पर 2 स्ट्रैंड जो होते हैं वो दोनों आपस में हेलिक्स, मतलब हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इन पे जो ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल रन करते हैं। अगर लगा लो कि यहाँ पर कोई भी एक स्ट्रैंड है, अगर ये 5' to 3' जा रहा है तो जो ऑपोजिट वाला स्ट्रैंड होगा वो 5' to 3' जाएगा, मतलब इसके एंटी पैरेलल चलेगा। और एंटी पोलर भी, पोलैरिटी भी डिफरेंस है, ठीक है। और जो ये वाला 5' है इसके साथ हमेशा हमारे पास क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है। और 3' के साथ हमारे पास क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये हमने बात की सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की। अगर मैं ये देखो, ये हेलिकल जो स्ट्रक्चर है इसको अगर मैं सेंटर में एक लाइन मान के चलूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन मान के चलूँ, ठीक है, तो उस परपेंडिकुलर लाइन से सेंटर जो है उससे जो डिस्टेंस मेजर करें हम हेलिक्स का, तो कितना जैसे आप लगा लो हाफ डिस्टेंस मेजर करें तो कितना होगा? 10 एंगस्ट्रॉम होगा दोनों साइड पे, ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं 1 नैनोमीटर लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब अगर हम बात करें कुछ, अब देखो आपने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा, उसमें क्या होता है? कुछ तो होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही हेलिकल होते हैं। अब कईयों में ज़्यादा ही डिफरेंस दिख रहा होता है और कईयों में बहुत कम डिफरेंस दिखता है। तो इट मीन्स कि वो क्या, कईयों पे वो बहुत ही छोटी सी ग्रूव फॉर्म कर रहे हैं और कईयों में बहुत बड़ी ग्रूव फॉर्म कर रहे हैं। जो मेजर ग्रूव होती है, मतलब बड़ी ग्रूव होती है, वो कितनी होती है? 2.2 नैनोमीटर। और जो माइनर ग्रूव होती है वो 1.2 नैनोमीटर होती है। और अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो इसको 12 एंगस्ट्रॉम और 22 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और अगर कभी भी पेपर में अगर कभी भी पूछा जाए, कहीं पर भी पूछा जाए, इसके बारे में डिस्क्राइब करने को आए, तो आप प्लीज़ यूनिट्स को मतलब एक ही उसमें डायमेंशन में मेंशन करें। अगर हम एंगस्ट्रॉम की बात कर रहे हैं तो एंगस्ट्रॉम पर ही मेंशन करें, और अगर नैनोमीटर की बात कर रहे हैं तो नैनोमीटर में ही मेंशन करें, ठीक है। अब अगर हम बात करें, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि डीएनए क्या है, ठीक है, और क्या क्या डायमेंशंस हैं, कैसे ये रन करता है, कौन सा रूल फॉलो करता है, ठीक है। तो ये सब हमने देखा। और अब हम बात करेंगे किसने इस मॉडल को प्रपोज किया और किसने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया। अब देखो
जो दो साइंटिस्ट जो इन्वॉल्व थे इसकी डिस्कवरी करने में, वो कौन थे? वॉटसन एंड क्रिक। जेडी वॉटसन और एफएचसी क्रिक उनका नाम था, ठीक है। उनको बाद में इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था, कब? 1962 में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, फ्रैंकलिन और विल्किंस जो थे उन्होंने पहले अपना मतलब एक्सरे डिफ्रैक्शन कर रखी थी, किसकी? डीएनए की, और उससे उन्होंने कुछ डाटा निकाल रखा था। उसी डाटा की मदद से ये वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया, 3D स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का, ठीक है। और मोस्टली कौन सा डीएनए उन्होंने दर्शाया? बी डीएनए, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। कौन कौन हमारे पास? ए डीएनए है, जेड डीएनए है, बी डीएनए है। तो ये जो उसने दिखाया था ये बी डीएनए के लिए एप्लीकेबल था, ठीक है। अब उसने उसके कुछ फीचर्स भी थे, ठीक है। जो वॉटसन क्रिक मॉडल था उसके कुछ ना कुछ तो फीचर्स थे। अब हम फीचर्स डिस्कस करेंगे। फीचर्स सिमिलर ही है इसके, बट मैंने एक प्लेस में इसको इकट्ठा कर दिया है। देखो, पहला क्या है कि वो एंटी पैरेलल थे। मैंने ये बताया कि ये दो स्ट्रैंड जो है ये लैडर लाइक है और ये एंटी पैरेलल थे, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इसमें क्या होते हैं? नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं, जो कि कौन से होते हैं? प्यूरीन और पायरिमिडीन, ठीक है। और ये क्या है? स्पाइरली हेलिकल होता है, ट्विस्टेड स्ट्रक्चर होता है, लैडर की फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये अंदर से इंटरनली स्टेबलाइज किससे होता है? एच बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से। और बाहर से किससे होता है? ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, ठीक है। तो आप फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ से याद रख सकते हैं? ये फॉस्फेट ग्रुप से याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट और शुगर होता है, तो ठीक है। यहाँ पे कौन सी लिंकेज फॉर्म हो जाएगी? एस्टर, तो हम लिख सकते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो करता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब हमेशा क्या होगा? एडेनिन थाइमिन से ही बाइंड करेगा इन केस ऑफ डीएनए, और गुआनिन किससे बाइंड करेगा? इनके साइटोसिन से। और अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए में क्या हो जाएगा? आरएनए में हमारे पास यूरेसिल आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही इतना सा ही फ़र्क है इसमें। और अगर हम बात करें, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने चारगफ रूल फॉलो किया था। चारगफ ने कुछ पॉइंट्स दे रखे थे, ठीक है, उसको इन्होंने फॉलो किया था, ठीक है। अब चारगफ क्या था? चारगफ ने क्या रूल्स दे रखे थे? उन्होंने कहा कि एडेनिन प्लस गुआनिन जो है वो हमेशा इक्वल होंगे किसके? थाइमिन प्लस साइटोसिन के। और एडेनिन प्लस साइटोसिन जो है वो किसके इक्वल होंगे? गुआनिन प्लस थाइमिन के। तो ये जो है ये बहुत बार कॉम्पिटिटिवली भी अगर देखें और एग्ज़ाम के बेस पे भी देखें, इसमें बहुत क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें कंटेंट दे रखा होता है एडेनिन का, तो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री रूल से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एडेनिन को आप थाइमिन से इक्वल कर देंगे तो ऐसे करके आपका निकल जाता है न्यूमेरिकल। अगर आप न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और चारगफ ने ये भी कहा कि रेशो जो है वो कांस्टेंट होगी। A+T मतलब अपॉन G+C इज इक्वल टू कांस्टेंट होगी फॉर ए स्पीशीज जो कि रेंज कर रही है 0.4 to 1.9 में, ठीक है। इसी के लिए इनको क्या मिला था? इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1962 में। तो मैंने आपको बहुत ही एक सिंगल पेज में मैंने आपको पूरा वॉटसन क्रिक मॉडल समझाने की कोशिश की, और मैंने डीएनए का पूरा डिस्क्राइब किया कि हाँ जी उसमें क्या है, उसमें डायमेंशंस क्या है, एक हेलिक्स में क्या कितने बेस पेयर्स लाई कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी थिकनेस कितनी है, डायमीटर कितना है, ठीक है। दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स में कितना डिस्टेंस है, और बॉन्ड्स कौन से हैं, ठीक है। और हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस कौन से हैं, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया। अगर आपको नहीं भी समझ आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताएं, ठीक है। और आई होप मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, ठीक है। आपको वॉटसन क्रिक मॉडल समझाने की कोशिश की है विद इन अ सिंगल पेज, एक सिंगल पेज में, ठीक है। तो आई होप यू विल लाइक माई वीडियो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो यू मे कमेंट बिलो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग मी, and subscribe my channel if you like the video, like my video, and thank you.